तो लास्ट क्लास में हमने जीपी पढ़ना शुरू किया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि पहले नंबर में कुछ कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर अगले में वही कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है। सो जनरल जीपी का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़ ए आर, थर्ड टर्म इज़ ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज़ ए आर क्यूब एंड सो ऑन। सो इसकी nth टर्म क्या बनेगी? nth टर्म बनेगी a इंटू आर टू द पावर n-1। सो nth टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। सम टू द nth टर्म का फॉर्मूला कैसे याद रखा था? a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन n-1। ये सम टू द n टर्म्स का फॉर्मूला होता था। अगर इनफाइनाइट जीपी है और डिक्रीजिंग है तो समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a, ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाती थी तो 1 माइनस आर हो जाता था, यहाँ पे n ही आर आता था। ठीक है, तो सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग जीपी, डिमिनिशिंग जीपी बोलना चाहिए, डिक्रीजिंग उतना कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि नेगेटिव है तो बढ़ रही होती है एक्चुअली में, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस है तो। सो डिमिनिशिंग जीपी बोलना चाहिए, डिमिनिशिंग जीपी। डिमिनिशिंग जीपी यानी कि लेट मी थिंक वंस। ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ पे पहले तो, अगर नोट नहीं कर पाए हो तो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि हमने एक जीपी मान ली थी और उसमें कुछ कुछ प्रूफ करना था, तो यहाँ पे इसको नोट कर लो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पे इन अ जीपी विथ ए एन एज इट्स nth टर्म। हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 13 के बराबर है और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर 91 के बराबर है। तो हमें बताना है कि Sn क्या होगा। तो इसमें अपन शुरू कर देते हैं सॉल्व करना। कि पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 13। सो लेट्स से हम AP को ऐसे मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r। सो AP विल GP विल बी a इंटू सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर एंड सो ऑन। सो पहले तीन टर्म क्या होंगे? a AR स्क्वायर एंड AR स्क्वायर, a AR एंड AR स्क्वायर। सो क्या हुआ है? a1 इज a, a2 इज AR एंड a3 इज AR स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 13 के बराबर। ठीक है, तो a कॉमन ले लिया, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया? 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमने पहली इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन में टर्म्स के स्क्वायर दिए हुए हैं। सो दूसरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 91। तो a1 स्क्वायर कितना होगा? a1 स्क्वायर यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। a2 स्क्वायर विल बी AR का होल स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर विल बी AR स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 91। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया अपने पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 91। तो यहाँ से हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 91। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर पहली इक्वेशन में से, इसको गौर से देखो, इसको होल स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर दिया जाए तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग इट। तो ये क्या है अपने पास? a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब उठा के इस इक्वेशन से इसको बोल दी लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोल दी सेकंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ऊपर क्या आएगा? ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में, a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर
1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 91, 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 91। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब पूरी की पूरी इक्वेशन किस में बची, आर में। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि आर की पावर 4 पहुँच रही है बात। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो करेंगे अब। तो एक पैटर्न में तुम्हें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर एक थॉट तुम्हारा कह रहा है कि इसको होल स्क्वायर करके खोल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आर की पावर 4 में इक्वेशन बनेगी जो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करें इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको देखो ज़रा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। अच्छा, अगर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन ऐसा करने में हमने एक आर स्क्वायर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी कि एक आर स्क्वायर एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज़ नाउ 1 प्लस आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है। सो ए लिखा यहाँ पे बी लिखा, ए प्लस बी। बी शायद से आर होगा ना। हाँ सॉरी, बी आर होगा, सही बात पकड़ी तुमने, क्योंकि हम आर का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो ए प्लस बी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। सो इसको जनरली हम ऐसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दिया हो पूरी मैथमेटिक्स में, केवल जीपी में ही नहीं पूरी मैथमेटिक्स में, तो साइड में एक ऐसा नोट बना के लिखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस। अच्छा, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से देखना, अभी हम ये लिखेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाला एक स्क्वायर कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने लिखा, ऊपर तो वही है 1 प्लस आर की पावर 2 का होल स्क्वायर, और नीचे इस चीज़ को फैक्टराइज करके हमने इसमें लिख दिया। तो एक टर्म आ गई 1 प्लस आर स्क्वायर, और एक टर्म आ गई 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169/91। तो यहाँ से ये वाली चीज़ से एक चीज़ ये कट गई। ठीक है, तो क्या बना, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ऐसा करने से पावर जो 4 में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक बन रही थी, उसको अपन क्वाड्रेटिक में उतार के ले आए। तो दिस इज़ 169/91। ठीक है, अच्छा 169 और 91 में 13 कॉमन है, मतलब 169 को लिख सकते हैं अपन 13 इंटू 13, 91 को लिख सकते हैं 13 इंटू 7। सो 13 से 13 कट गया, तो ये कितना आ गया 13/7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7 को इस तरफ और 13 को इस तरफ। सो 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर। ठीक है, और फर्दर सॉल्व किया, ये चीज़ इस तरफ गई तो 7 में से 13 गया तो कितना बना 6r स्क्वायर। ये चीज़ इस तरफ आई, सो माइनस 13 माइनस 7, सो माइनस 20r। और ये चीज़ भी इस तरफ आ गई, तो 13 माइनस 7 इज 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अच्छे से एक तरफ ले लिया इसको, दैट इज़ नथिंग बट 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लिया यहाँ से 2, सो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो चला जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट है 3 3 ज़ा 9 और सम है -10, तो फैक्टराइज हो रहा है आसानी से। 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3r कॉमन,
तो 3r कॉमन आया तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 3r माइनस 1 एंड r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो r की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई यहाँ से. r इज इक्वल्स टू 1/3 एंड r इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. अब r इज इक्वल्स टू 3 आ गया अगर, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और AP बनेगी और GP बनेगी. और r इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और GP बनेगी. ठीक है. तो हम इस इक्वेशन में रख के a की वैल्यू भी निकाल लेंगे. तो इस इक्वेशन को नीचे ले चलते हैं. ठीक है. तो दो केस बन जाएंगे. केस 1 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1/3, ये पहला केस. दूसरा ये रहेगा. सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे रखा a इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 13. सो a इंटू कॉमन लिया तो आया 9, यहाँ पे आया 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हुआ 9 एक 13 हो गया न्यूमरेटर में, तो इससे ये कट गया. सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 9. तो अगर a r/3 के बराबर है तो a कितना है, r अगर 1/3 के बराबर है तो a कितना है, 9 के बराबर. तो क्या GP बनेगी, 9, 9/3, 9/9, 9/27 एंड सो ऑन. अच्छा, हमें क्या पूछा गया है, हमें तो पूछा गया है सम टू द एन टर्म का एक्सप्रेशन बताओ. सो पहले केस में आंसर क्या होगा, SN इज़ नथिंग बट a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो इस केस में a क्या है, a है 9, r क्या है, कॉमन रेशियो इज़ 1/3, 1/3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. r माइनस 1 कितना होता है, 1/3 माइनस 1. तो ये नेगेटिव दिख रहा है तो पलट के रख दिया इसको. सो पलट के मतलब कि कुल मिला के ऊपर से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया, नीचे से भी ले लिया, तो कट जाएगा. सो 1 माइनस 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3. 1 माइनस 1/3 इज़ नथिंग बट 2/3, तो इसको 2/3 लिख दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अपने पास 9 और 2/3, 2/3, 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर n. ये आंसर हो गया इस केस में. ठीक है. दूसरी सिचुएशन, केस 2. केस 2 क्या है, केस 2 है कि r की वैल्यू हो जाए 3 के बराबर. सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 3. सो a कैलकुलेट करने के लिए इसी इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर. सो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13. तो 1 प्लस 3 4 प्लस 9 13, तो इससे ये कट जाएगा. सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. तो ऐसी सिचुएशन में a कितना आ गया, 1. तो सम टू द एन टर्म क्या होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. सो a इज़ 1, r इज़ 3, सो 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज़ 2. so that is 3 to the power n minus 1 upon 2. तो सेकेंड सिचुएशन में ये आंसर हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर हैं ना, एक तो ये और एक जो नीचे लिखा है वो. ठीक है, आया समझ में, नोट करो इसको. कहाँ रखूँ स्क्रीन बताओ. सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. कि द सम ऑफ इनफाइनाइट number of terms of a GP is 15, and the sum of their squares
is 45, is 45. Then find the series, then find the series. तो आराम से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम है किसी जीपी के 15 और उनके स्क्वायर्स का सम है 45। कहने का मतलब कि अपन ने जीपी कंसीडर की ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इनका सबका सम कितना निकल के आ रहा है? इनका सबका सम निकल के आ रहा है 15। ठीक है, तो इनफाइनाइट के सम का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, अच्छा फाइनाइट वैल्यू आ रही तो ऑफकोर्स ये डिमिनिशिंग जीपी होगी। अगर डिमिनिशिंग जीपी नहीं होती तो फिर तो नॉट डिफाइंड होता। तो 15 आ रहा है तो ऑफकोर्स कॉमन डिफरेंस 1 से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखें अपन? a अपॉन 1 माइनस आर, ये किसके बराबर है? 15। ठीक है, सिमिलरली स्क्वायर करके सम कर दिया गया अगर, तो सम आ रहा है 45। यानी कि दूसरी सिचुएशन में जीपी क्या है? इसको GP1 बोल देते हैं, इसको GP2 बोल देते हैं। दूसरी सिचुएशन में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए मतलब सारी टर्म्स का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं ना। पहली टर्म ए थी तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, दूसरी टर्म ए आर थी तो ए आर का होल स्क्वायर होगा, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर थी तो ए आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा। ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक सम किया अगर, तो वो कितना आया? 45। वो आया 45। तो अब इस जीपी का अपन स्ट्रक्चर समझते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो क्या बोल दिया जाए? ए आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा? आर स्क्वायर। सो कॉमन रेशो इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे? ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉमन रेशो इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पिछले ही सवाल की तरह हमें इसको कैलकुलेट करना है ए और आर की वैल्यू। सो इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको स्क्वायर करने से क्या होगा? ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और इससे कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कर दिया। सो क्या आया है? ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा 15 का स्क्वायर और नीचे आएगा 45। तो यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, मतलब आर बचा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ तो पावर 4 पहुँच ही नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तो हमें महारत हासिल है। सो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे होल स्क्वायर लग के खुल जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 इंटू 15 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 3। 45 इज़ नथिंग बट 15 इंटू 3, तो 15 से 15 कट गया, 3 5 ज़ा 15, तो 5 आ गया ऊपर। तो सॉल्व किया, अब आगे 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 आर प्लस 5 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरफ भेजा तो ये 6 आर स्क्वायर बन जाएगा, 6 आर स्क्वायर। 1 को इस तरफ भेजा तो ये 6 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? माइनस 10 आर। नहीं, 1 को इस तरफ बचा तो 5 माइनस 1 4 बन जाएगा ये। सो ये 4 हो गया, यहाँ पे प्लस। तो अच्छे से लिख लिया इसको, 6 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया यहाँ से 2, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट क्या है? 3 टू द 6 और सम क्या है? -5, तो स्प्लिटिंग हो जाएगी आसानी से। सो 3 आर स्क्वायर माइनस, नहीं हो पाएगी आसानी से। क्यों? क्योंकि एक तो सम +6 है और डिफरेंस -5 है।
प्रोडक्ट +6 है और सम -5 है। सो -6 और -1 करेंगे तो -7 पहुंच जाएगा। -6 + 1 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो क्या किया जाए, श्रीधरा चार्य लगाया जाए। श्रीधरा चार्य लगाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। 3 2 इधर यहाँ पे 10 आया तो 5 आना था बीच में। 3 to the 6 होता है, 5 लाने के लिए दिक्कत हो गई। ठीक है, तो श्रीधराचार्य ही लगाएंगे और क्या करें अदरवाइज। तो लगाया। वैसे स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही, 3 to the 6 और 3 to the 6, हाँ सही तो है ना। इसको 3 into 2 लिख दें अगर, -3 into -2 तब भी हो जाएगा। तो -3 into -2 कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास 3r² - 3r - 2r + 2 = 0। 5 को स्प्लिट कर दिया, अब सेटिस्फाई हो गया ये। सो 3r कॉमन यहाँ से आया, r - 1 - 2 r - 1 = 0। सो 3r - 2 इंटू r - 1 = 0। सो r की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 2/3 और एक 1। तो अब ज़रा सोचो बैठ के कि r अगर 1 हो जाए तब AP कैसी बनेगी। AP तो फिर a ऐसी ही बन जाएगी, फिर तो उसका सम आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। डिमिनिशिंग AP के लिए कॉमन रेशो 1 से कम होना चाहिए। सो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको रख लेंगे। सो r की वैल्यू क्या है, 2/3। उसके करस्पॉन्डिंग a निकालेंगे। a निकालने के लिए कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। a - 1/r = 15। a - 1/r = 15। यहाँ से क्या आया, a/1/3 = 15। तो सॉल्व करके a की वैल्यू आ गई 5। सो द सीरीज इज, फर्स्ट टर्म इज़ 5, नेक्स्ट टर्म इज़ 5 × 2/3 यानी कि 10/3, थर्ड टर्म इज़ 10/3 × 2/3 यानी कि 20/9 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो ये थोड़ा सा जाना पहचाना क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज़ इनफाइनाइट सीरीज to compute the rational number corresponding to 0.423 बार 23 के ऊपर लगाए। इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है दिस इज़ नथिंग बट 423 23 23 23 23 रिपीट करते रहेगा हमेशा के लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, वैसे तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे 100 शिफ्ट करके इधर, और फिर उसमें से माइनस करके रैशनल वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसको करना है हमें जीपी वाले तरीके से सॉल्व। ठीक है, तो पहले तो मैं वही पुराना तरीका भी एक बार डिस्कस कर लूँ तुम्हारे साथ, अगर भूल गए हो तो। पुराना तरीका क्या था, इसको मान लिया x और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। सो 100x वुड बी, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ये डेसिमल पॉइंट, सो दिस विल बी 42.23। नहीं, एक ही शिफ्ट करने से काम बन जाएगा हमारा। एक ही शिफ्ट करने से काम बन गया, तो एक ही शिफ्ट करना है जस्ट। देखो ऐसे, x क्या है अपने पास, 0.422323 एंड सो ऑन, यानी कि 0.423 बार। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस वुड बी
10 से मल्टीप्लाई करके काम चलेगा क्या? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4.2323। अभी भी ये इसके नीचे नहीं आ रहा है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे ये मैं पुराना तरीका बता रहा हूँ, इसको अभी जीपी से कोई लेना देना नहीं है इसका, हम जीपी से सॉल्व करेंगे फाइनली। ये तो मैं जस्ट ऐसे ही माइंड को फ्रेश करने के लिए। सो 1000x इज इक्वल्स टू 1 2 3 यूनिट शिफ्ट हो गया ये, तो क्या होगा ये 423.2323 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा। और इसके नीचे फिर वही x को भी लिख लिया एक बार। सो x इज़ नथिंग बट 0.423, ऐसे लिख लिया। कुछ गड़बड़ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये इसके नीचे नहीं बच रहा, इसके नीचे तो ये आ जा रहा है। 100 से करके देखते हैं एक बार। 100 से करके देखा तो 100x इज इक्वल्स टू 42.3 देन 2323। ठीक है, 100 से करना पड़ेगा, अब आ जाएगा आंसर। 100 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 0.42323। अब इससे इसको माइनस कर दो तो 100x माइनस, ये गलत है, 1000 से नहीं करना है। 100x माइनस x इज़ 99x। 99x, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, 3 में से 4 माइनस किया तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 41.9 हो जाएगा। सो आंसर क्या है इसका? 41.9 डिवाइडेड बाय 99, या दूसरे शब्दों में 419/990। आंसर तो 100% ये है इसका। ऐसे अपन पुराने शिफ्टिंग वाले तरीके से करते थे, लेकिन अब इसको अपन नए तरीके से करेंगे, जीपी वाले तरीके से। सो सबसे पहले तो इस नंबर को लिख लेते हैं अपन। सो क्या नंबर है? 0.423। So this can be written as 0.423 23 23 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0.4 प्लस 0.02323, तो पहली टर्म अपन ने 0.4 लिख दी, प्लस अगली टर्म लिख दी 0.023, फिर अगली टर्म यहाँ पे 23 और, सो अगली टर्म आ गई 0.00023, फिर अगली टर्म इसके बाद और 23, सो 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 23 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहे। तो ये चीज़ और ये चीज़ एकदम सेम लिखी हुई है। अब देखो गौर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 0.4 है, ये वाली टर्म को अपन लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 5 जीरो है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डेसिमल पॉइंट है। तो दिस कैन बी रिटन एज 23 इंटू 10⁻⁻5। अगली टर्म को लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻⁻7 एंड सो ऑन। तो ये एक डिमिनिशिंग जीपी बन रही है यहाँ से। दिस इज़ अ डिमिनिशिंग जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 23 इंटू 10⁻⁻3 है और कॉमन डिफरेंस 10⁻⁻2 है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए। 0.4 प्लस 23 इंटू 10⁻⁻3 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या आया? 1। यहाँ अगले वाले से 10⁻⁻2, अगले वाले से 10⁻⁻4, अगले वाले से 10⁻⁻6, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब ये जीपी बन गई ब्रैकेट के अंदर, दिस इज़ अ जीपी। इस जीपी का अपन इन्फिनिटी तक सम लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशो है 10⁻⁻2, तो फर्स्ट टर्म इज़ ए। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला था a/1 - r। ए क्या है यहाँ पे? 1, और r क्या है? 10⁻⁻2, सो 1 - 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 क्या लिख सकते हैं? 1/100। तो दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1/100, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/99/100। सो दिस इज़ नथिंग बट, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज़ 99/100। तो इसको सॉल्व किया अपन ने फर्दर। 0.4 प्लस 23 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय
100 डिवाइडेड बाय 99। सो 10⁻³ से 2 0 चले गए तो एक 10⁻ में बच गया। सो 0.4 को अपन लिख लेते हैं 4/10 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 10⁻² से 10⁻³ बचा तो नीचे एक 10⁻1 बचेगा। सो 990। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 990 बनाना है तो 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज़ नथिंग बट 990 4 इंटू 99 यहाँ पे प्लस 23। 4 इंटू 99 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 9 36, 4 3 12, 4 9 36, 37 38 39। तो 396 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 990, ये अपना आंसर आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 9, 2 और 9 11, 1 419, 419 अपॉन 990, ये अपना फाइनल आंसर है, जो कि अपन पहले भी देख चुके थे कि यही आना चाहिए था। तो नोट करो इसको अच्छे से। So now let's move to the next question, and which says, write down along with me question number 5. Find the sum s is equals to 9 plus 99 plus 999 plus 9999 9999 प्लस चलते चलते 999 n टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, n टाइम्स 999 लिखा हुआ है। तो इस सम की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो बिल्कुल कर सकते हैं इसको अपन। कैसे करें? s इज इक्वल्स टू 9 को लिख लो 10 - 1, 10 - 1 लिख लिया। 99 को लिख लो 100 - 1, 100 - 1 लिख लिया। ठीक है, 999 को लिख लो 1000 - 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे चलते चलते जो आखिरी टर्म है वो क्या बनेगी? देखो, पहली टर्म क्या बनी? 10⁻1 - 1, दूसरी टर्म बनी 10⁻2 - 1, तीसरी टर्म बनी 10⁻3 - 1, तो लास्ट टर्म बनेगी 10⁻n - 1, क्योंकि n टर्म्स हैं। पहली टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये। पहली में 1 9, दूसरी में 2 9, तीसरी में 3 9, चौथी में 4 9। तो n 9 है तो वो कौन सी भी टर्म होगी? वो nth टर्म होगी। तो 10⁻n - 1। तो सम को ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो जीपी बन जाएगी 10 100 1000। सो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस चलते चलते 10⁻n तक। और माइनस में 1 1 1 सबसे निकल के आएगा, -1 -1 -1। कितने -1 है? n -1 है। सो -n आ जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आई? अब बहुत आसानी से समझो इसको। कितने 1 निकल रहे हैं यहाँ से? एक 1 यहाँ से निकला, यहाँ से दूसरा निकला, यहाँ पे 3 निकला, यहाँ पे टोटल निकलते निकलते कितने 1 निकले? n 1 निकले। सो n इंटू 1 कितना होता? -n, है ना? -n हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो एक सिंपल सी जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म, दिस इज अ जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशो भी 10 है। तो ये क्या हो गया? 10 इंटू, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 n है नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज n। सो व्हाट इज़ द सम फार्मूला? फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर कॉमन रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स चढ़ा देते हैं, -1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशो -1 कर देते हैं, -n। एक -n तो है ही ऑलरेडी। तो बस आंसर क्या होगा? 10/9 10⁻m - 1 -n। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। So let's move to the next question, which is question number 6. So write down along with me question number 6. It says कि if third term of GP is 2/9 and sum of infinite terms is 3/2. So then determine the series.
तो यहाँ पे हमको थर्ड टर्म दी हुई है और सम टू द इनफाइनाइट टर्म दिया हुआ है। अच्छा, सम टू द इनफाइनाइट टर्म एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि जो सीरीज़ है वो डिमिनिशिंग होगी जीपी, और जिसका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता चला अपन को कि कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, कॉमन रेशियो का मॉड शुड बी लेस देन 1, दैट इज़ आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड टर्म है 2/9, तो अपन मान लेते हैं a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज़ r, सो a r इंटू a r स्क्वायर a r की वैसे ही GP बनेगी। सो थर्ड टर्म इज़ गिवन एज 2/9। थर्ड टर्म क्या होती है, a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/9। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स इज 3/2। सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a/1 - r इज इक्वल्स टू 3/2। तो अगर इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए 1/2, तो a से a कट जाएगा और r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 कर दिया आप, तो 1/2 किया, सो a से a चला गया, ऊपर आर स्क्वायर बचा, और ये आर स्क्वायर, अच्छा क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बन जाएगी, क्योंकि 1/1 - r पहुँचेगा तो 1/r ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 2/9/3/2। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई अपने पास। तो क्यूबिक इक्वेशन को तो हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व कर पाते हैं अपन, कोई ऐसा कोई श्रीधराचार्य जैसा फॉर्मूला नहीं है उसका। तो करते हैं कोशिश, 1 - r इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/27। ठीक है, अब क्या रखें यहाँ पे r, कि यहाँ पे 27 बन जाए डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4 बन जाए। तो क्लियरली अगर हमें यहाँ से 3 जनरेट करना है और यहाँ से 3 स्क्वायर आ जाएगा तो वो 27 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 3 आ जाएगा। और अगर 2 रख दिया जाए, सो 1 - 2/3 विल बिकम 1/3, और r स्क्वायर इज़ नथिंग बट 2/3 का होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर यहाँ से 4 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। तो r की एक वैल्यू तो दिख रही है अपन को 2/3 हिट एंड ट्रायल से। सो r की वैल्यू एक है 2/3। तो ये अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तब भी तुम ये बात सोच पाते। क्यों सोच पाते, क्योंकि 3 का आइडिया तो तुम्हें लग जाता, क्योंकि यहाँ 27 आ रहा है, और 3 का आइडिया एक बार लग जाता तो फिर यहाँ से 4 जनरेट करना है तो वो 2/3 ही सेटिस्फाई करेगा। सो r इज इक्वल्स टू 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, इसका मतलब r - 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन r - 2/3 इसका फैक्टर होगा। तो पहले तो अच्छे से इसका प्रॉपर फॉर्म में क्यूबिक लिख लेते हैं। सो मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा r स्क्वायर - r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/27। फर्दर सॉल्व किया अच्छे से पलट के, क्योंकि r क्यूब का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो उसको उस तरफ ले गए। सो r क्यूब इसको भी उस तरफ ले गए, -r स्क्वायर, और वो प्लस में रहा, सो प्लस 4/27। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई, जिसमें से एक फैक्टर है r - 2/3। सो हमने इसको ऐसे लिख लिया, r - 2/3 एक फैक्टर है। बचे हुए फैक्टर को अपन यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे लिखें, वही डिवीजन वाला तरीका, r क्यूब - r स्क्वायर प्लस 4/27 को डिवाइड किया r - 2/3 से। ठीक है, तो एक क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहला r क्यूब बनाना है तो r स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया r क्यूब माइनस 2/3 r स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट किया तो ये तो कट गया, ये प्लस में हो गया। सो 2/3 - 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 4/27। तो 2/3 - 1 विल बी -1/3, तो यहाँ आएगा -1/3। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि -1/3 आ जाए, सो -1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -1/3 इंटू आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -1/3 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2/9
आर, सब्सट्रैक्ट किया तो इससे ये कट गया, ये माइनस में आया और ये प्लस में आ गया। सो 4/27 माइनस 2/9 इंटू आर, ये प्लस में आ गया। सो लास्ट टर्म कैसे बनाए, -2/9 -2/9। सो -2/9 किया तो -2/9 आर, और -2/9 को 4/27 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4/27। तो ये पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब एक फैक्टर अगर इसका r-2/3 है तो अगला फैक्टर क्या होगा, r² माइनस r/3 माइनस 2/9। सो r² माइनस r/3 माइनस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें, यहाँ पे -2/9 बनाना है। तो फैक्टराइज करेंगे अगर तो -2/3 एंड -1/3 कर देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा। +2/3 -2r/3, देखो ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, इसको और फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा r² माइनस 2r/3 प्लस r/3 माइनस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। तो देखना इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टराइज कर देते हैं यही जगह बना के। सो नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज किया तो ये आया अपने पास r-2/3 मल्टीप्लाइड बाय r। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहीं पे कर देता हूँ, फिर लिख दूंगा फाइनली वहाँ पे r-2/3 प्लस 1/3 r-2/3 इक्वल्स टू 0। तो एक बना r+1/3 और एक बना r-2/3। तो r+1/3 मल्टीप्लाइड बाय r-2/3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से r की 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, r इज इक्वल्स टू 2/3, r इज इक्वल्स टू -1/3 और r इज इक्वल्स टू 2/3, मतलब ये रिपीटेड आ रहा है। ठीक है, तो अब फिट करके देखते हैं अपन अपनी सिचुएशन में कौन सा सही दे रहा है हमें वैल्यू। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि r या तो 2/3 हो जाए या तो 1/3 हो जाए माइनस में। तो इसके करस्पॉन्डिंग a निकालेंगे। a के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, a के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। सो a, इसको नीचे ले लेते हैं कॉपी करके। सो यहाँ पे क्या, सबसे पहले r इज इक्वल्स टू 2/3 रख देते हैं। सो r इज इक्वल्स टू 2/3। सो a 1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो सॉल्व करने जब पहुँचे तो ये आया अपने पास a/1/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो 1/3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से 3 कटा, a की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसका मतलब जब r की वैल्यू 2/3 है तो a है हाफ। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं अपना, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1/3 a इज इक्वल्स टू हाफ। सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी 1/2 देन 1/2 इंटू 1/3 देन 1/2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में व्हेन r इज इक्वल्स टू -1/3, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, a/1 माइनस r की जगह लिखना है -1/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, से ये क्या हो जाएगा 4/3। सो a/4/3 इज इक्वल टू, इस 4/3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कटा, ये आया 2। सो a की वैल्यू क्या, सो व्हेन r इज इक्वल्स टू -1/3 a इज इक्वल्स टू 2। सो व्हेन सेकेंड आंसर r इज इक्वल्स टू, एक मिनट, जब r 2/3 था तब a आया था हाफ, तो ये लिखो इसको 2/3। एंड व्हेन -1/3 a इज इक्वल्स टू, तो क्या जीपी बनेगी, पहली 2, दूसरी 2 इंटू -1/3 यानी कि -2/3, फिर -2/3 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा 2/9 एंड सो ऑन, है ना। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्यूबिक बन गई थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अदरवाइज सब सेम है। नोट कर लो इसको अच्छे से।
दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, और सब मुझे आंसर बताना। सो लिखो इसको, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स of a GP is 9 times the sum of first three terms. Then find the common ratio. यहाँ पे r की वैल्यू 1 नहीं है ऐसे सवाल में दी है, तो अगर 1 आंसर आया तो उसको नेगलेक्ट कर देना। तो करो ज़रा सॉल्व तेज़ी से इसे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिचुएशन दी हुई है, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ GP इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स को कैसे लिखेंगे अपन, a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स सम ऑफ 3 टर्म्स को कैसे लिखेंगे, a इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सो अब अगर हम इसको इससे काट दे रहे हैं तो इसका मतलब R1 नहीं है, तभी काट सकते हैं, और वो तो सवाल में भी दिया हुआ R1 नहीं है, तो काट दिया, बढ़िया, a से a कट गया। अब ये r की पावर 6 बचा यहाँ पे, सो r की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 r की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, माइनस 9 है ना, क्योंकि 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसा आ जाएगा। अब देखो इसको, यहाँ पे हमने इधर क्या लिखा हुआ है, 9 r की पावर 6 माइनस 1, सो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दिस इज नथिंग बट r क्यूब का स्क्वायर माइनस 1। सो इसके इट कैन बी रिटन एज r क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब माइनस 1। और इस साइड क्या लिखा हुआ है, इस साइड 9 को अभी ऐसे ही रहने दो, r क्यूब माइनस 1, 9 इंटू आर क्यूब माइनस 1। सो आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 कट गया। अगेन ये काट सकते हैं तभी जब r की वैल्यू 1 ना हो, और वो की दी हुई है क्वेश्चन में। तो कुल मिला के आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। 1 इधर आया तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8, तो r कितना आ गया, चीज़ का क्यूब 8 होता है, 2 का, सो r इज इक्वल्स टू 2। यही पूछा था हमसे, तो आ गया आंसर। a निकाल सकते हैं क्या, a नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि a की वैल्यू तो कट गई थी यहाँ से, कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके a निकालते, तो a कुछ भी हो सकता है, बट हमसे तो r ही पूछा है तो r बता दिया हमने। ये आया समझ में? ठीक है, तो आज का भी तुम्हारा होमवर्क उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मुझे नवींद्र ने बस बताया कि उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ है, और जिसमें से उसे 24 के बाद क्वेश्चंस नहीं बने। बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही हुआ है क्या, निखिल, दिव्या? सर मेरे साथ भी यही हुआ है, 24 के बाद बन ही नहीं रहे सर, अलग अलग क्वेश्चन है उसके। दिव्या सॉल्व की थी और क्या सर 9.3? सर यहाँ तक तो नहीं पहुँची। अच्छा ठीक है, अब इसको ट्राई करना, क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा खुल गया है, जीपी के और क्वेश्चन कर लिए हमने, अब बनने चाहिए वो। तो जस्ट अ सेकेंड में कुछ हिंट भी दे देता हूँ।